Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज हम अपना लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर 25 के साथ ही हमारी यूनिट 5th जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 5th का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड ई कॉमर्स। तो बेसिकली इस यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ई कॉमर्स में। अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पढ़ना है, सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, फिर कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका पब्लिक कंपनीज और प्राइवेट कंपनी, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे और साथ में ही कंपनी एक्ट 2013 यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 25। और आज के हमारे कंटेंट्स रहेंगे इसमें सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप एंड कंपनीज। बेसिकली जब भी हम बिजनेस के फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के बिजनेस को स्टडी करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए, सोल ट्रेडर हो गया या पार्टनरशिप हो गया, है ना। फिर इसके अलावा बिजनेसेस में कंपनीज बिजनेस करती हैं तो कंपनीज की इसमें बात करेंगे। और भी इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं लेकिन क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो लीगल फॉर्म्स और टाइप ऑफ बिजनेस में हम सोल ट्रेडर्स, पार्टनरशिप्स एंड कंपनीज के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी पर्सन है, अगर उसके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कौन सा बिजनेस का टाइप चूज करे, है ना, किस तरह का बिजनेस करे। ठीक है, कौन कौन से बिजनेस के अंदर, जैसे मैंने बताया कि वो अकेला बिजनेस करे या पार्टनरशिप में बिजनेस करे या अपनी कोई कंपनी खोले। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसके इस डिसीजन को, इस निर्णय को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं कि वो कौन सा बिजनेस करे। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ओनर्स द बिजनेस इज गोइंग टू हैव। जो वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है उसमें कितने ओनर्स होंगे, है ना। व्हाट इज द टैक्स पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जब वो स्टार्ट करेगा तो कैसे उसको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स पोजीशन क्या रहेगी। कैन द ओनर टेक द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है रिस्क फैक्टर कितना है ना। क्या ओनर जो है, जो बिजनेस स्टार्ट करने वाला पर्सन है, सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर बिजनेस में कोई भी रिस्क होगा, है ना, तो वो रिस्क कौन लेगा। ठीक, डज द ओनर वांट ऑल द बिजनेस प्रॉफिट। क्या जो ओनर है वो सारा प्रॉफिट लेगा बिजनेस का। ठीक है, इफ देर इज अ कंप्लीट, इज देयर अ कंप्लीट प्राइवेसी इन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस फॉर द ओनर। और ये भी जनरली माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो मैं बिजनेस करूंगा उसमें प्राइवेसी होगी या नहीं होगी। और लास्ट, इन द केस ऑफ द ओनर्स इलनेस और डेथ, व्हाट विल हैपन टू द बिजनेस। अगर ओनर बीमार पड़ जाता है मान लीजिए, या ओनर की डेथ हो जाती है, तो उसके बिजनेस का क्या होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं किसी भी पर्सन के माइंड में आ सकते हैं। ऐसे पर्सन जो बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनका जो डिसीजन होता है वो चेंज होता है। चेंज होने का मतलब है, मतलब इन क्वेश्चंस के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि वो अकेले बिजनेस करें या वो पार्टनरशिप में बिजनेस करें या अपनी कोई कंपनी खोलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे बहुत लेमैन टर्म में, बहुत सिंपल वे में समझ लेते हैं। सोल का मतलब होता है अकेला और ट्रेडर का मतलब होता है बिजनेसमैन। तो अकेला बिजनेसमैन, है ना। तो जो लोग अकेले बिजनेस करते हैं उनके साथ कोई दूसरा पर्सन एसोसिएट नहीं होता है, उनको सोल ट्रेडर्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। अ सोल ट्रेडर इज अ पर्सन हु ओन्स एंड ऑपरेट्स देयर ओन बिजनेस। तो सोल ट्रेडर वो पर्सन होते हैं जो अपना बिजनेस खुद ओन करते हैं और उसको रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। और वो साथ में अगर उनको लगता है तो वो अपने बिजनेस में किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। ये पूरा टोटली उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सोल ट्रेडर बेसिकली क्या होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं
और उसमें लिटिल कैपिटल अवेलेबल होती है एक्सपेंशन के लिए। इसका मतलब कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा, कॉस्ट, मनी, है ना। तो थोड़ा ही पैसा अवेलेबल होता है अगर वो आगे फर्दर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। एंड द कैपिटल दैट हैज बीन इन्वेस्टेड कम्स फ्रॉम वन सोर्स दैट इज द ओनर। क्योंकि अकेला पर्सन है, अकेला पर्सन ही बिजनेस कर रहा है, तो जो भी कैपिटल उसमें लगेगी, जो भी पैसा लगेगा, वो किसका होगा? वो ओनर का ही होगा। ठीक है। तो सोल ट्रेडर बेसिकली अगर हम अपने इंडिया में देखें तो ये कॉमन बिजनेसेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर ड्रेसर है, एक हेयर ड्रेसर ने अपनी शॉप खोली हुई है, या एक वेजिटेबल वेंडर है ना, या कोई पर्सन है उसका क्या कहते हैं प्रोविजन स्टोर है। तो ये सब क्या है? ये सब सोल ट्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। तो अब देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं सोल ट्रेडर के। पहला है प्रॉफिट। दे आर कैप्ड बाय द ओनर। क्योंकि अकेला पर्सन ही बिजनेस कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस के अंदर, वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा? वो सोल ट्रेडर का होगा, है ना। क्योंकि उसके साथ कोई भी शेयर होल्डर नहीं है, कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, तो जो प्रॉफिट है उसका डिवीजन नहीं होगा, सारा का सारा प्रॉफिट ओनर को ही मिलेगा। इजी टू रन। ठीक है। एवरी बिजनेस इज डिफिकल्ट टू रन सक्सेसफुली, बट सोल ट्रेडर इज द इजिएस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर जो है वो इजिएस्ट फॉर्म है बिजनेस की, अगर हम दूसरे बिजनेस से उसको कंपेयर करें, है ना। इजी टू एस्टेब्लिश। सोल ट्रेडर के केस में क्या होता है? बिजनेस को हम इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स या प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। बाकी अदर जो लीगल फॉर्म्स होते हैं, सॉरी, अब बाकी जो अदर बिजनेसेस होते हैं उसमें कई तरह की हमें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। टोटल कंट्रोल। अब जो ओनर होगा वही क्या होगा? इन चार्ज ऑफ द बिजनेस होगा, है ना। ही और शी डज नॉट नीड टू डिस्कस देयर डिसीजंस विद एनी अदर ओनर। क्योंकि अकेला ही पर्सन है, बिजनेस कर रहा है ना। तो जो भी वो निर्णय लेगा उसको अपने डिसीजंस किसी के साथ डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो अपने बिजनेस के ऊपर उसका क्या होता है? टोटल कंट्रोल होता है। प्राइवेसी होती है इसमें। एज देयर आर नो शेयर होल्डर्स इन द बिजनेस, इंफॉर्मेशन ओनली शेयर विद द टैक्स अथॉरिटीज। तो बेसिकली क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है, तो वहां पे हमें ये नहीं बताना, दूसरे को नहीं बताना पड़ता कि हम बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेसी बनी रहती है। और दूसरा, जब भी हमें इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करनी पड़ती है, तो टैक्स अथॉरिटीज के साथ ही शेयर करनी पड़ती है, और किसी के साथ हमें इस केस में इंफॉर्मेशन शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है सोल ट्रेडर के केस में, है ना। फ्लेक्सिबल कैसे? वेरी फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, एज सोल ट्रेडर इज इट्स ओन बॉस। क्योंकि सोल ट्रेडर अपने आप में अपना ही बिजनेस कर रहा है, अपना ही बॉस है, तो वो अपने लिए डिसाइड कर सकता है कि उसको फ्राइडे को काम करना है, या उसको संडे को काम करना है, या किसी और दिन उसको हॉलीडे रखना है ना। कितने घंटे उसको काम करना है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें सोल ट्रेडर के केस में देखने को मिलती है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं सोल ट्रेडर के। पहला है इसमें इलनेस, बीमारी, है ना। इफ इल, द बिजनेस माइट बी फोर्स टू शट डाउन, स्टॉपिंग द इनकम एंड प्रॉफिट। इस केस में देखें तो अगर बिजनेसमैन जो है या सोल ट्रेडर है वो बीमार पड़ जाता है, तो उस दौरान, है ना, जब वो बीमार है, तो उसकी इनकम स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि और कोई पार्टनर नहीं है, और कोई देखने वाला बिजनेस नहीं है, तो उसका प्रॉफिट भी उस टाइम पे क्या होगा? कम हो जाएगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब बिजनेसमैन ने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग करी है ना, और वो प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, तो इस केस में रिस्क फैक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? रिस्क फैक्टर। तो रिस्क ज्यादा हो जाता है इस केस में। फिर लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बिकॉज द ओनर इज द बिजनेस, देयर इज नो गारंटी दैट द बिजनेस विल कैरी ऑन रनिंग वंस द ओनर डिसाइडेड टू स्टॉप, है ना। कंटिन्यूटी नहीं है बिजनेस के अंदर। कैसे नहीं है कंटिन्यूटी? मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब 2-3 दिन के बाद मैं अपना बिजनेस बंद कर दूंगा। अब क्योंकि उस बिजनेस को देखने वाला कोई नहीं है, तो वो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर लॉन्ग आवर्स हमें इसमें देने पड़ते हैं। लॉन्ग आवर्स मे बी रिक्वायर्ड ऑफ द ओनर टू कीप द बिजनेस अफ्लोट। अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए ओनर को ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ता है।
डिफिकल्टी इन रेजिंग कैपिटल, क्योंकि स्मॉल बिजनेस होते हैं तो उनके लिए आगे कैपिटल जुटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। एंड यूजुअली द ओनर माइट हैव पुट हिज हर हाउस एज एन इंश्योरेंस फॉर कैपिटल बोरोड, और उस केस में बेसिकली जब बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो बैंक भी कुछ गारंटी रखवाता है ना। तो उस केस में बहुत से सोल ट्रेडर क्या करते हैं, अपने हाउस को इंश्योरेंस के फॉर्म में बैंक के पास रख देते हैं। फिर इसमें हमें लिमिटेड स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे ओनर जो है, क्योंकि अकेला पर्सन है, वही परचेजर है, हो सकता है वही लॉरी ड्राइवर, और लॉरी ड्राइवर मतलब वो अपने शॉप के लिए जो भी रॉ मटेरियल ला रहा है या जो भी सामान ला रहा है, खुद ही अपनी लॉरी चला के ले जाता हो और अपना सामान लेके आता हो, है ना। खुद ही वो अकाउंटेंट है। तो स्पेशलाइजेशन भी लिमिटेड है, एक ही पर्सन को सारे काम करने पड़ रहे हैं। फिर लिमिटेड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसका मतलब ये है कि इस तरह के केसेस में जो भी खर्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन को हायर कर रहा है अपने मटेरियल को कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जो लार्जर हाउस होते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हाउस है, जो बिल्डर वगैरह होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वो अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बना लेते हैं। वो अपने लिए ही गाड़ी और ट्रक्स वगैरह खरीद लेते हैं। तो उनका जब सामान ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सोल ट्रेडर से अगर कंपैरिजन करें तो वो सस्ता पड़ता है ना। तो ये इसकी जो है बेसिकली डिसएडवांटेजेस है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टाइप ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल एग्री टू डू ओन रन एंड ट्रेड। दो या दो से अधिक लोग जो हैं, अगर वो एग्री हो जाते हैं कि वो अपना बिजनेस चलाएंगे, है ना, अपना बिजनेस रन करेंगे या कोई मिलकर बिजनेस करेंगे, तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में विश्वास होना, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। ये उनके बिजनेस के लिए अच्छा है। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही जब पार्टनरशिप में कोई पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो उसके माइंड में भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, और उनके बेस पे वो निर्णय लेता है कि हाउ मच कंट्रोल दे वांट ओवर द बिजनेस। अगर मैं पार्टनरशिप करना चाहूंगा तो मेरा उस पे बिजनेस पे कितना कंट्रोल रहेगा, है ना, और जो प्रॉफिट होगा उसमें मुझे कितनी शेयरिंग मिलेगी। ठीक। कैन दे रेज नेसेसरी कैपिटल टू स्टार्ट अप द बिजनेस बाय देमसेल्फ। क्या जो पार्टनर्स होंगे, है ना, वो बिजनेस को चलाने के लिए जो कैपिटल चाहिए क्या उसको रेज कर पाएंगे। ठीक है। और उसमें रिस्क फैक्टर भी है, इफ is this person prepared to accept the risk of unlimited ability और liability। ठीक है। नाउ एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप की, इजी टू सेटअप। इजी इसलिए है क्योंकि चार या पांच जो भी लोग हैं जो एक तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपस में जब एग्री हो जाते हैं तो बिजनेस को इजीली सेटअप कर सकते हैं। सॉलिसिटर्स एंड अकाउंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस। इस केस में क्योंकि पार्टनरशिप बेसिकली जो बिजनेस की अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, तो वो थोड़ा स्मॉल लेवल पे पार्टनरशिप होती है। तो इसमें जो अकाउंटेंट या सॉलिसिटर्स होते हैं उनकी ज्यादा नीड नहीं होती है ना। बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज होते हैं वहां पे सॉलिसिटर्स सॉलिसिटर्स कौन होते हैं, जो बेसिकली आपको एडवाइस करते हैं लॉ से रिलेटेड। तो उनकी पार्टनरशिप के केस में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवीजन हो जाएगा उसका। प्राइवेसी भी है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ टैक्स अथॉरिटी को ही बताना पड़ता है, और ये बताना पड़ता है कि कितने पार्टनर्स हैं, वो कितना अर्न कर रहे हैं और कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना पैसा लगाया उन्होंने पार्टनरशिप में। फिर पार्टनर्स के बीच में बेसिकली क्या होता है, अच्छे रिलेशंस होते हैं। रेजिंग कैपिटल फॉर द बिजनेस इज इजियर देन दैट ऑफ सोल प्रोपराइटर। ठीक है। तो सोल ट्रेडर्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कैपिटल को जुटाना इजी हो जाता है। फिर यहाँ पे कई तरह के क्योंकि पार्टनर चार या पांच पार्टनर है एक बिजनेस में, तो डिफरेंट एक्सपर्टीज उसमें मिल जाते हैं, डिफरेंट स्किल्स मिल जाती हैं, है ना, डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस मिल जाते हैं। जैसे एक पार्टनर है वो अकाउंटेंसी में अच्छा है, एक पार्टनर जो है वो मार्केटिंग में अच्छा है, एक पार्टनर जो है वो सेल और परचेज में अच्छा है ना। तो डिफरेंट एक्सपर्टाइज हमें इसमें मिल जाते हैं। फिर पार्टनरशिप के केस में कुछ स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर्स भी होते हैं। इनका क्या रोल रहता है, बेसिकली ये स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर्स जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं बिजनेस में,
लेकिन बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं बिजनेस को चलाने के, उनमें कम से कम पार्टिसिपेशन उनका होता है। ठीक है, दे प्ले अ लिटिल रोल इन रनिंग डे टू डे बेसिस ऑफ अ बिजनेस, बट दे प्रोवाइड द कैपिटल फॉर द बिजनेस। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। अगर पार्टनर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है तो वो बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता है ना। जैसे हमने ट्रस्ट की बात करी थी, तो अगर एक पार्टनर्स का एक दूसरे के ऊपर विश्वास खोता है ना, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। फिर बहुत सी पार्टनरशिप में डीड ऑफ पार्टनरशिप नहीं होती है, जो वो भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये डीड ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, अभी हम इसको यहाँ पे नीचे देखेंगे। ठीक है, फिर मोस्ट पार्टनरशिप्स आर रिलेटिवली स्मॉल बिजनेसेस। जनरली जो पार्टनरशिप्स होती हैं स्मॉल लेवल पे ही होती हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप की बात करें तो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 2 से लेके 20 पार्टनर्स तक हो सकते हैं। तो अब डीड ऑफ पार्टनरशिप देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट विच सेट्स आउट फॉलोइंग। एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कानून के दायरे में रहते हुए से बनाया जाता है, और ये बेसिकली जितने एक बिजनेस में जितने पार्टनर्स होंगे उनके बीच में एग्रीमेंट होता है। तो इसमें क्या क्या लिखा होगा डीड ऑफ पार्टनरशिप में, उस बिजनेस में कितने पार्टनर्स हैं, है ना, उस बिजनेस में हर एक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, उनका प्रॉफिट कैसे शेयर होगा आपस में। ठीक है, फिर हाउ मेनी वोट्स ईच पार्टनर हैज इन एनी पार्टनरशिप मीटिंग। जब पार्टनरशिप मीटिंग होती है ना, उसमें कई बार क्या होता है, किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए वोटिंग करनी पड़ती है, और जब हम वोटिंग करते हैं तो कौन करेगा, पार्टनर्स करेंगे। तो एक पार्टनर के पास कितने वोट हैं, या एक पार्टनर के वोट की वैल्यू कितनी ज्यादा है, वो सब डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिखा होता है। तो मैं इसका एग्जांपल इस तरीके से दूंगा कि जिस पार्टनर की पार्टनरशिप ज्यादा होगी तो हो सकता है उसके वोटिंग राइट ज्यादा हो, है ना। और फिर अगर कोई पार्टनर जो है पार्टनरशिप में से निकलना चाहता है तो कैसे निकलेगा, बिजनेस का क्या होगा, है ना, क्या प्रोसीजर होगा, ये सब डीड ऑफ पार्टनरशिप में लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिटेड कंपनीज की। ठीक, तो इसका बेसिक फंडा क्या है लिमिटेड कंपनी का, एवरी लिमिटेड कंपनी हैव शेयर होल्डर्स। लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं बेसिकली उसके अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, और टर्म लिमिटेड कंपनी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ द कंपनी गोज इनटू डेप्थ ईच शेयर होल्डर रिस्क लूजिंग ओनली द अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड। ठीक है, इस कंपनी के सॉरी लिमिटेड कंपनीज के अंदर फायदा ये होता है कि अगर कंपनी कर्जे में जाती है, कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ता है, या कंपनी घाटे में जाती है, तो शेयर होल्डर को क्या नुकसान होगा, शेयर होल्डर को सिर्फ इतना ही नुकसान होगा कि उसने कितना पैसा जो है बिजनेस में लगाया है या इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, एंड हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स आर सेफ एंड कांट बी टच्ड। उस इन्वेस्टर की, उस शेयर होल्डर की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के अंदर 10,000 रुपीज लगाए हैं और कंपनी को घाटा होता है ना, तो मेरा जो लॉस होगा वो सिर्फ 10,000 रुपीज के ऊपर ही होगा। हो सकता है 10,000 रुपीज मैंने लगाए हैं, 3 या 4 साल बाद शेयर की कीमत जो है कम हो जाए, तो वो मेरे पैसे जो 10,000 मैं तो चाह रहा था कि बढ़ जाए, लेकिन वो बढ़ के कितने बढ़े नहीं, कम हो गए, 7,000 रुपए हो गए सपोज, है ना। तो सिर्फ मेरे उस अमाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, और जो बेसिकली ओनर होते हैं कंपनी के वही शेयर होल्डर्स होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के वो कंपनी के फिर ओनर बन जाते हैं। और फिर इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड होती है। इसका मतलब यह है कि रिस्क फैक्टर जो होता है वो कम होता है। ठीक, अच्छा, फिर जब भी हम कोई भी लिमिटेड कंपनी को सेटअप करते हैं तो उसमें हमें बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे इनको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कंपनी एक्ट इस लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा क्या है डिटेल में रहेगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA क्या होता है, तो बेसिकली ये जो AOA है ये रूल बुक होती है, हाउ द कंपनी मस्ट ऑपरेट, कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन क्या होंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे हुए होते हैं।
इट इज एग्रीड बाय द पीपल सेटिंग अप द बिजनेस। जो लोग मिलके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उनकी सबकी इसके ऊपर क्या होती है, मंजूरी होती है, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें डिटेल देता है कि वोटिंग राइट्स क्या है शेयर होल्डर के, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये बेसिकली क्या होता है, कंपनी का सीवी होता है। जैसे हम लोग अपना करिकुलम वीटे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं हम लोग, है ना, अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, तो वैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी का सीवी होता है। इट टेल्स पीपल व्हाट द बिजनेस डज एंड वेयर इट ऑपरेट्स फ्रॉम। ये लोगों को बताता है, अगर कोई पर्सन है वो किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड करेगा, पढ़ेगा अच्छे से, तो उसको ये पता चल जाएगा कि कंपनी जो है किस तरह का बिजनेस कर रही है और कहाँ से ऑपरेट कर रही है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। In it, you could find the details such as the names of the companies and the addresses of their headquarters. तो इन दोनों को AOA एंड MOA, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा, है ना, इसके बाद जो भी हमारा लेक्चर होगा कंपनी एक्ट, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अब ये जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं, ये दो तरह की कंपनी होती हैं, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, है ना। तो मैं बेसिक डिफरेंस इसमें बता देता हूं, फिर दोनों कंपनी को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है ना, उसके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक डिफरेंस है वो शेयर की सेल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि डिफरेंस क्या होगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो भी होगी उसके शेयर आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे, आप स्टॉक मार्केट से उनके शेयर जो है परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसके शेयर आपको स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेंगे, अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपको क्लियर होता चला जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा BHEL, है ना, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, अब आप नाम से कैसे पहचानोगे कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है, तो मैं यहाँ डिफरेंस बता देता हूँ आपको। जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी उसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा होगा, और जो प्राइवेट होगी उसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, लिमिटेड आ रहा है लास्ट में, पब्लिक लिमिटेड नहीं आ रहा। तो BHEL आप सर्च करेंगे तो उसके जो शेयर हैं वो आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेंगे, आप वहां से उसके शेयर्स जो है खरीद सकते हैं। ठीक है, so it is a separate legal business entity which offer its share to be traded on the stock exchange for the general public. जनरल पब्लिक के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होते हैं वो अवेलेबल होते हैं स्टॉक मार्केट से, स्टॉक एक्सचेंज है, हम उनको खरीद सकते हैं। द मैनेजर्स एंड द डायरेक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। और इसमें एक और बात है इंपॉर्टेंट, कि जो डायरेक्टर या मैनेजर होंगे वो शेयर होल्डर से डिफरेंट होंगे, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है इसमें, शेयर होल्डर तो जनरल पब्लिक है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, it is easier to attract shareholder to invest money in the business because of limited liability। इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, क्योंकि बेसिकली रिस्क फैक्टर जो है वो शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे शेयर होल्डर को जब हम अट्रैक्ट करेंगे तो कंपनी के पास पैसा भी आएगा, और कंपनी के पास जब पैसा आएगा तो कंपनी क्या है उसको अपने एक्सपेंशन में, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। ठीक है, मेन एडवांटेज ये है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ज्यादा तो नहीं है ना, लेकिन फिर भी एक दो डिसएडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। कि जनरल पब्लिक के साथ कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन क्या है वो शेयर करनी पड़ती है। भाई शेयर आप तभी खरीदोगे ना किसी कंपनी का जब उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी को अपनी इंफॉर्मेशन क्या करनी पड़ती है, शेयर करनी पड़ती है। ठीक, और जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट से ज्यादा पड़ती है।
पीएलसी कंपनीज जो होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनको स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। तो उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है उनके रूल्स को मानना, ठीक। और कई बार ये भी देखा गया है, इट हैज बीन नोन दैट समटाइम्स द ओनली इंटरेस्ट फॉर शेयर होल्डर इज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। जो शेयर होल्डर्स होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कि जैसे आज उन्होंने शेयर खरीदे, शेयर खरीदने के बाद 2 महीने में ही थोड़े से पैसे बढ़ गए उनके शेयर मार्केट में, तो उन्होंने शेयर बेच दिए, है ना। तो इंटरेस्ट क्या है, कम है, लॉन्ग टाइम के लिए इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। दूसरा हम करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर दोज कंपनी विच आर प्राइवेटली हेल्ड बाय द पीपल, ठीक है। प्राइवेटली हेल्ड बाय द पीपल, कुछ लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बोला जाता है, और दे आर मोस्टली प्रिफर्ड एज अ कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। तो आप देखते ही हो कि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे पूरे देश में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, दे मे ऑपरेट द बिजनेस देमसेल्फ और हायर डायरेक्टर टू मैनेज द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कुछ ही लोग क्या कर रहे हैं, उसको होल्ड कर रहे हैं, है ना। जैसे 10-12 लोग जो हैं, उन्होंने मिलके अपनी प्राइवेट कंपनी बना ली। तो इसमें जो शेयर होल्डर्स होंगे वो सिर्फ 10 और 12 लोग ही होंगे जो कंपनी को चला रहे हैं, मतलब जो कंपनी को चला रहे हैं वही इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर्स हैं, या तो खुद अपनी कंपनी को चला सकते हैं, या ये कंपनी को न चला के सिर्फ मॉनिटरिंग का काम कर सकते हैं, और कंपनी चलाने के लिए डायरेक्टर्स को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द मोस्ट पॉपुलर लीगल स्ट्रक्चर फॉर बिजनेस। ये मैंने आपको बता दिया, कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। अब देखिए बेनिफिट क्या है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बेनिफिट ये है कि जो पार्टनरशिप में हमें बेनिफिट मिलते हैं ना, वो सारे बेनिफिट हमें यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखने को मिलते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, ग्रेटर कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मान लो 10 या 12 पार्टनर हैं कंपनी को चलाने के लिए, तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड एनहांस एबिलिटी एटसेट्रा टू ऑफर कंबाइंड लिमिटेड लाइबिलिटी, ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड लीगल एंटिटी। कानून के दायरे में रह के हुए बनती है प्राइवेट कंपनी, तो लीगल एंटिटी है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और रिस्क फैक्टर जो है वो कम है, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बेसिकली 2 से लेके मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। तो अभी हम जब नेक्स्ट लेक्चर में कंपनी एक्ट पढ़ेंगे 2013 वाला, तो उसमें जो है ये बताया गया है कि प्राइवेट जो आपके कंपनी के अंदर जो मेंबर होते हैं, जो कंपनी को चला सकते हैं, वो मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 मेंबर्स हैं जो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, प्राइवेटली हेल्ड बाय द पीपल, जो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन देखा, तो शेयर होल्डर कितने होंगे इसमें, शेयर होल्डर 200 होंगे, है ना। जितने लोग होल्ड करेंगे कंपनी को, उतने ही शेयर होल्डर हो जाएंगे। अच्छा, इसको चलाने के लिए जो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए वो 1 लाख रुपीज होने चाहिए, और इसके अंदर मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी को चलाने के लिए, ठीक है। बेसिकली इसमें जो ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, है ना। तो जो शेयर होल्डर है वो अपने शेयर्स जो है ट्रांसफर नहीं करते हैं, और इसमें बेसिकली जो लोन लिया जाता है वो शेयर होल्डर से, डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से लोन लिया जाता है, बट नॉट फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पब्लिक के लिए शेयर्स कैन नॉट बी इशूड, है ना। पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए शेयर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो पब्लिक से पैसा कैसे लेंगे, ठीक। अब इसका जो भी नाम होगा उसमें प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गूगल कंपनी का आपने नाम सुना है। गूगल कंपनी हमारी यूएसए की कंपनी है, लेकिन गूगल कंपनी हमारे इंडिया में भी बिजनेस करती है, इसके अलावा और डिफरेंट कंपनीज में भी बिजनेस करती है। तो हमारे इंडिया के अंदर गूगल कंपनी का जो एक्चुअल में नाम है वो है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो इसके नाम के आगे क्या लिखा है? प्राइवेट लिमिटेड लिखा है। तो आप नाम से भी पहचान लोगे कि ये प्राइवेट कंपनी है या ये लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। Many of the restricted provision of the Company Act are not applicable to private company, allowing flexibility and convenience, unlike
पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिकली कंपनी एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर लागू नहीं होते हैं, तो वो हम कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पे कंपनी एक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।